हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में अभी तक हम कुछ एल्गी के लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया नॉस्टॉक एल्गी के बारे में, क्लोरेला एल्गी के बारे में एंड वोल्वॉक्स एल्गी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ओडोगोनियम एल्गी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप बीएससी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं ओडोगोनियम एल्गी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो जैसा कि पता है हमें, डिवीजन एल्गी क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर ओडोगोनियल से बिलोंग करता है एंड फैमिली ओडोगोनियसी से बिलोंग करता है। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ध्यान रखना है क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग कर रहा है, एंड अगर ओडोगोनियम है तो इसको आप ओडोगोनियल्स लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में आप सिंपली देखते हैं एल्स आता है, लास्ट में एल्स आता है और फैमिली में एसी आता है। तो ओडोगोनियल्स एंड ओडोगोनियसी। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक वास, ऑक्यूरेंस, यानी नेचुरल तरीके से ये एल्गी कहाँ पर पाया जाता है। वैसे तो आप इसको लैब में भी ग्रो करा सकते हैं, बट प्राकृतिक रूप से कहाँ पर इसका हैबिटेट है, तो यह सामान्य रूप से तालाबों में जो पॉन्ड्स होते हैं उनके फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये किसी आधार पर रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस एल्गी में नीचे की तरफ होल्ड फास्ट रहता है, जो कि इसको किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपकाए रखने में या किसी भी प्लांट की टहनी तने पर चिपकाए रखने में मदद करता है। तो ये किसी न किसी आधार से सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है अपने होल्ड फास्ट की मदद से। यह प्राय पानी में पाए जाने वाले जो बड़े पौधे होते हैं, लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टेम, लीफ, पिट्यूल आदि से इपीफाइट के रूप में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ओडोगोनियम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्लांट एक तो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, फिलामेंटस होता है और अनब्रांच्ड होता है, यानी किसी भी तरह की ब्रांचिंग आपको इसमें नहीं दिखाई देगी। और इसकी बेसल सेल में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, क्योंकि बेसल सेल जो होता है वो होल्ड फास्ट होता है, जो कि सबस्ट्रेटम से चिपकाने में मदद करता है। इसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, राइट। इसकी जो एपिकल सेल होती है वो गोल आकार की होती है, बाकी इंटरकैलरी सेल्स जो होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। ये लंबाई में चौड़ाई से अधिक होती है और इन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कैप्सेल्स कहा जाता है। अब मैं आपको ओडोगोनियम का डायग्राम दिखाता हूँ। एग्जाम पेपर में अगर आपसे ओडोगोनियम का डायग्राम पूछा जाए तो ये डायग्राम आप शो कर सकते हैं, जो देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर होल्ड फास्ट है। ये किसी भी आधार से, किसी चट्टान से या किसी भी प्लांट के टहनी से या किसी बड़े प्लांट का जो जड़ें हैं, यानी कहीं पर भी इसको सबस्ट्रेटम पर चिपकाने में मदद करता है। ये होल्ड फास्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें एंथ्रीडियल सेल है, ये वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ये इसमें कैप्स होती हैं, राइट। तो ये है ओडोगोनियम का डायग्राम। ये इसके सिंगल फिलामेंट का डायग्राम है और ये इसके सेल का डायग्राम है। इसके अंदर जो कोशिका पाई जा रही है, ये इसका सेल वाल है, इसमें न्यूक्लियस है, ये इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि जाल की तरह दिखाई देता है, और इसमें पायरेनोइड्स होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोग डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम पेपर में। इसके बाद आगे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो इसकी फिलामेंट होती है, फिलामेंट की प्रत्येक सेल एक 3 लेयर्ड वाली सेल वाल की बनी होती है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी सेल वाल, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। इसमें जो सबसे बाहरी वाली जो वाल होती है एक्साइन, जो आउटर वाल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो बीच वाली जो मध्य में वाल है उसको हम बोलते हैं पेक्टिन, वो जो है पेक्टिन की बनी होती है, और सबसे अंदर वाली जो वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एमसीक्यूज के पर्पज से, कि ओडोगोनियम की जो सेल के बाहर जो वाल पाई जाती है वो 3 लेयर की बनी होती है। आउटर वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है, और बीच वाली वाल पेक्टिन की, और इनर वाल जो होती है, जो सबसे अंदर की तरफ होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल के अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है एकदम जाल की तरह दिखाई देगा, रेटिकुलेट दिखाई देता है, राइट। और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सी पायरेनोइड्स भी पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं ग्रोथ और सेल डिवीजन और कैप फॉर्मिंग। ये जो इनके अंदर कैप की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें सेल डिवीजन विशेष प्रकार की जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं उन कोशिकाओं की मदद से होता है। इसमें पहले न्यूक्लियस में कुछ ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसमें जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये न्यूक्लियस सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है, जैसा कि आप डायग्राम बी में देखेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा,
फिर बाद में इसमें सिंपल डिवीजन होगा, कि इसमें न्यूक्लियस में एक सिंपल डिवीजन होता है जिससे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाता है, राइट। इसमें आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो एक से दो न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाता है। डायग्राम सी में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक से लिए दो न्यूक्लियस बन गया है, सिंपल डिवीजन होता है और इसके बीच सेप्टम बन जाता है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं सेप्टा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसमें सेल डिवीजन विशेष प्रकार की इंटरकैलरी सेल्स में होता है। इसमें पहले न्यूक्लियस में कुछ ऊपर की तरफ, इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर इसमें सिंपल डिवीजन से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद इसके बीच सेप्टम के नीचे एक हेमी सेलुलोज की एक रिंग बन जाती है और न्यूक्लियस के विभाजन में एक ट्रांसफर सेप्टा, इसमें जो है एक ट्रांसफर सेप्टा बन जाता है, इन दोनों सेल्स को सेपरेट कर देता है। ये देखो बीच में सेप्टम बन गया है, अब ये डॉटर सेल्स बन गई, ये मदर सेल्स बन जाती है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है ओडोगोनियम सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इसके सेल डिवीजन का एक सिक्वेंशियल स्टेज दिखाया गया है ए से लेकर के एफ डायग्राम के अंदर। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में ट्रांसफर सेप्टा बनने लगता है और सेल भित्ति जो सेल वॉल होती है वो रफ्चर हो जाती है और एक गोल छल्ले के रूप में हो जाती है। अब टूटी हुई रफ्चर्ड जो सेल वॉल होती है वो खिंचती है, स्ट्रेच्ड होती है, जिससे कि दो कोशिकाएं बन जाती है। ऊपरी भाग एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम कैप कहते हैं और इस प्रकार से डिवीजन चलता रहता है। अब हम डिस्कस करते हैं ओडोगोनियम में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों मेथड से होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हम इस वीडियो के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करेंगे। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कवर करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, यह प्राय फ्रेगमेंटेशन की क्रिया द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है बेसिकली, जैसे कोई ओडोगोनियम की जो एल्गी है उसका फिलामेंट होता है, उसका कोई भी भाग टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होकर के वो अलग हो जाएगा, तो अलग होकर के वो एक नए फिलामेंट को जन्म दे सकता है, नए फिलामेंट बना सकता है। इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वर्धी प्रजनन, राइट। इस क्रिया में जो फिलामेंट होता है वो दो या दो से अधिक सेगमेंट्स में टूट जाता है और प्रत्येक टूटा हुआ जो सेगमेंट है वो ग्रोथ के बाद एक नए फिलामेंट का निर्माण कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इसमें दो मेथड से होता है, एक बाय जूस्पोर की मदद से और एक इसमें एकिनिट्स की मदद से, राइट। यहाँ पर जो एकिनिट्स लिखा है इसकी मदद से, यानी इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओडोगोनियम में वो दो तरीके से होता है, बाय जूस्पोर एंड एकिनिट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जूस्पोर की मदद से किस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए से लेकर के यहाँ पर जो जी तक यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, राइट, किस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर के द्वारा। तो जूस्पोर हेडिंग डाल लीजिए। इस प्रकार रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब समझते हैं, एल्गी को जो जितना टेम्परेचर, जितना फूड, जितना लाइट की रिक्वायरमेंट है वो सब उसको मिल रही है, तो इसे कहेंगे हम फेवरेबल कंडीशन। तो बाय जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में। और इसमें फिलामेंट की कुछ सेल्स जो होती है वो जो कि मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर का निर्माण करती हैं। मल्टी फ्लैजिलेट मतलब बहुत सारे फ्लैजिल्ला जो है इस सेल के ऊपर पाए जाते हैं, जूस्पोर के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि इसको स्विमिंग करने में मदद करते हैं, लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसमें फिलामेंट की कुछ सेल्स जो होती हैं वो जो कि मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर का निर्माण करती हैं। इसमें फिलामेंट की कोई भी सेल जूस्पोरेंजियम की तरह वर्क करती है, क्योंकि जूस्पोर्स कहाँ मिलेंगे? जूस्पोरेंजियम के अंदर। तो इसमें से कोई भी सेल जो है वो जूस्पोरेंजियम की तरह करती है। जूस्पोरेंजियम बेसिकली एक वाल है जिसके अंदर जूस्पोर्स पाए जाते हैं। जूस्पोरेंजियम सेल से कंटेंट्स कोशिका भित्ति सेल वॉल के बीच एक हाइलिन रीजन बन जाता है और इस हाइलिन रीजन के तट पर ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल्स की एक रिंग बन जाती है और एक ब्लिफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल से एक फ्लैजिल्लम को उत्पन्न करते हैं और फ्लैजिल्लम के बनने के बाद जूस्पोरेंजियम की जो सेल वॉल है वो फट जाती है और जूस्पोर मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। वैज्ञानिक स्टेन के अकॉर्डिंग ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये इम्बाइबेशनल फोर्स के द्वारा फ्री होते हैं। इस अवस्था में जूस्पोर एक वेसिकल के में बंद रहते हैं और ये वेसिकल धीरे धीरे लोप हो जाते हैं और इस वेसिकल
प्राय जो है वो म्यूसिलेजिनस मटेरियल के बने होते हैं। प्रत्येक जूस्पोर जो होता है वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और मल्टीफ्लैजिलेट होता है, स्फेरिकल होता है और पीयर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार का होता है। इसके अग्रभाग पर एक रंगीन बीक के समान एक स्ट्रक्चर्स होती है और यह स्वतंत्र रूप से पानी में तैरने लगता है तथा कुछ समय पश्चात उचित आधार यानी कि सबस्ट्रेटम मिलने पर जूस्पोर का जो पॉइंटेड एंड होता है वो सबस्ट्रेटम से चिपक जाता है तथा इसके सेल डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक नया ओडोगोनियम का फिलामेंट बन जाता है। और बाय जूस्पोर फॉर्मेशन की जो डायग्राम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे फाइनली जो जर्मिनेशन करके जूस्पोर जो होता है ये होल्ड फास्ट नीचे की तरफ उसकी मदद से चिपक जाता है और इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट कर जाता है और ये फिर बाद में एक नया फिलामेंट बना लेता है, राइट। इसके बाद आता है यहाँ पर बाय एकिनिड्स। एकिनिड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, तो इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जो जूस्पोर द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो फेवरेबल कंडीशन में था, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, यानी कि परिस्थितियां जो होती हैं वो बिल्कुल प्रतिकूल होती हैं। इसमें ओडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है वो उसमें से कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो भोजन संग्रहण के फलस्वरूप फूड का जो स्टोरेज होता है उसको इकट्ठा करने के बाद ये जो है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है एकिनिड्स। और इसमें दीर्घकाल तक यानी कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक अनफेवरेबल कंडीशन में जीवित रहने की क्षमता होती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये दोबारा से ग्रोथ करके एक नए फिलामेंट को बनाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसान था ये। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एकिनिड्स के द्वारा कब इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस समय अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, सर्वाइव करने के लिए बेसिकली जो ओडोगोनियम के फिलामेंट है वो फूड का स्टोरेज करके एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है एकिनिड्स। और फिर ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक उस तरह की खतरनाक कंडीशन का सामना कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, पानी, लाइट एंड एयर, बहुत अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो ये दोबारा से एक नए फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो ये हमने देखा ओडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इसी में कवर करता तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाता और इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।